इस कहानी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर एक फैमिली होती है। हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 की लेटेस्ट मूवी जिसका नाम है आउटसाइड। ये एक ज़ॉम्बी मूवी है और मूवी काफी ज्यादा हॉरर भी है, इसलिए मूवी को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना देरी के चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ, जिसमें फ्रांसिस और उसकी पत्नी आयरिस और उनके दो बच्चे भी होते हैं, जिसमें लूकस और जॉस, ये चार लोग होते हैं। और हमें पता चलता है कि पृथ्वी पे एक वायरस फैल चुका है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। अब जो लोग जिंदा हैं वो बस किसी तरह करके सरवाइव कर रहे हैं। तो ये फैमिली भी यहाँ से वहां जा रही है और सरवाइव कर रही है। ये लोग एक घर तक पहुंच जाते हैं। फ्रांसिस के मॉम डैड इसी घर में रहा करते थे, इसीलिए फ्रांसिस खुद इस घर में चला जाता है ताकि वो अपने मॉम डैड से मिल सके। लेकिन इस घर के अंदर कोई नहीं होगा। वो अपने पिता के कमरे में जाता है, लेकिन उसके पिता ने खुद को गोली मारते जान ले ली है। और फ्रांसिस इस चीज से थोड़ा सा दुखी हो जाता है। वो अपने पिता की बंदूक को ले लेता है और अपने पिता की घड़ी को भी ले लेता है। इन जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है, फ्रांसिस को उसकी माँ नजर आ जाती है। उसकी माँ अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है और वो फ्रांसिस के ऊपर हमला करने के लिए आती है, लेकिन फ्रांसिस अपनी ही माँ को गोली मार देता है। हालांकि उसकी माँ एक ज़ॉम्बी है और अब उसकी माँ भी मारी जाती है और फ्रांसिस अपने पेरेंट्स को दफना देता है। और वो फैसला कर लेता है कि मैं इसी घर में रहूंगा। यहाँ पे नल भी है जिसमें पीने का साफ पानी आता है। इस चीज से ये सभी लोग खुश भी होते हैं। इन लोगों के पास में मेडिकल का थोड़ा सा सामान भी होता है। आयरिश यहाँ पे सिगरेट पीने लग जाती है, तब फ्रांसिस उसको बताता है कि मैं बड़े बेटे यानी कि जोशुआ को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और तुम लूकस का ख्याल रखना। मैं ये देखूंगा कि क्या पता कोई जरूरी सामान मिल जाए। इसीलिए फ्रांसिस अपने बेटे जोशुआ को लेके एक तुलसी के घर में पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ पे कोई नहीं होता। इन लोगों को यहाँ पे रेडियो और टॉर्च मिल जाती है और यहाँ पे मरा हुआ इनका पड़ोसी भी नजर आ जाता है। जोशुआ इस लाश को देखते डर जाता है, लेकिन उसका पिता उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब तो करना ही होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुम्हें बस लाशों का ढेर नजर आएगा। आयरिश यहाँ पे फ्रांसिस को एक कमरे में लेके आती है। ये कमरा बेसमेंट में होता है, लेकिन जो फ्रांसिस नाम का आदमी है वो इस कमरे में आने से डर रहा था। इस कमरे में एक जनरेटर भी रखा है। आयरिश बोलती है कि हम इस जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लाइट आ सके, लेकिन इस जनरेटर के अंदर फ्यूल था ही नहीं। और फ्रांसिस इस कमरे में आने से इसलिए डर रहा था क्योंकि जब वह छोटा था तब उसका पिता उसे इसी कमरे में बंद करके पीटा करता था। और ये डर फ्रांसिस के मन में आज भी है। जब ये लोग रात का डिनर कर रहे थे तब यहाँ पे आयरिश बताने लग जाती है। वो फ्रांसिस को कहती है कि हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन फ्रांसिस बोलता है कि अब हम यही पे रहेंगे, यहाँ पे पानी भी है और खाना भी है। जब तक बाहर की सिचुएशन सही नहीं हो जाती तब तक हम यहीं पे रहेंगे। हम जोशुआ को भी देखते हैं जो अपने फोन के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देख रहा है। वो फ्रांसिस को भी देखते हैं। वो जब रात को सो रहा था तब उसे बुरे सपने आते हैं जब बचपन में उसके साथ में टॉर्चर हुआ था। उस वजह से वो डर जाता है, लेकिन आयरिश उसी के पास थे जो उसे संभालती है। अब इस हादसे की वजह से आयरिश फ्रांसिस को समझाती है कि हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह पे जाना चाहिए, जिस जगह के बारे में अंकल डीवो बोल रहे थे। इसीलिए ये लोग गाड़ी को लेते हैं और यहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। सामने एक ब्रिज आता है, लेकिन ये लोग ब्रिज को पार नहीं कर पाते क्योंकि आगे फेंस लगी हुई थी। फ्रांसिस तो कहता है कि हमें घर जाना चाहिए, लेकिन आयरिश कहती है कि हम इन फेंस को पार कर लेंगे, अब हम वापस नहीं जा सकते। इसीलिए आयरिश उन फेंस को हटाने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो फेंस को हटा रही थी तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो आयरिश के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन फ्रांसिस के पास में गन है, उस वजह से वो उस ज़ॉम्बी को तो मार देता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी थे जो इनकी गाड़ी के चारों तरफ आ जाते हैं। तब फ्रांसिस अपनी फैमिली की मदद करता है। वो एक ग्रेनेड पर लेकर सभी ज़ॉम्बी को अपनी तरफ बुला लेता है और तब तक उसकी फैमिली यहाँ से निकल जाती है और वो ग्रेनेड को यहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसकी भी जान बच पाती है। और अब ये सभी लोग घर पे आ जाते हैं, लेकिन फ्रांसिस को अपनी गाड़ी वापस चाहिए जो कि उसने जल्दबाजी में बेस पे ही छोड़ दी थी। इसीलिए वो अगली सुबह उठ के उस गाड़ी को लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। यहाँ ब्रिज पे जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी वो उन सभी का फ्यूल निकाल के अपने घर पे ले आता है, क्योंकि इनके घर पे एक जनरेटर है और वो सारा फ्यूल उस जनरेटर में डाल देता है। इससे इनके घर पे लाइट भी आ जाती है और इससे पूरी फैमिली खुश होती है। इससे फ्रांसिस टीवी भी देख पाता है और वो टीवी के अंदर अपनी शादी की वीडियो देख रहा था। आयरिश भी यहीं पे खड़ी थी। दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं। तब तक हम दोनों बच्चों को देखते हैं, वो भी अपने कमरे में हैं और यहाँ पे कुछ और पुरानी एल्बम्स को देखने लग जाते हैं जो इसी घर में रखी हुई थी। दिन में वो अपने डैड की बचपन की फोटो को देख रहे हैं और जब सुबह हो जाती है तब फ्रांसिस को देखते हैं जो आयरिश के साथ में बहस कर रहा है। इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहा।
फ्रांसिस जब बाहर आता है तो बाहर एक कुत्ता उसे काट लेता है, यदि आयरिश ने नर्स का कोर्स कर रखा है, इसीलिए वो उसका इलाज करती है और पट्टी लगाती है। यही साथ ही बोलती है कि ये कुत्ते ने काटा है, इसीलिए हम दोनों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। फ्रांसिस कहता है कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं था, वो बस मामूली कुत्ता था, वो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यानी फ्रांसिस इस घर से निकलने को तैयार है ही नहीं। हम जोशुआ को देखते हैं, जो रेडियो उसे कचरे के अंदर से मिला था, उस रेडियो को वो चालू कर देता है और सिग्नल देखने लग जाता है। एक जगह किसी इंसान की आवाज आती है जो ये बोल रहा है कि वायर कैंप, और जोशुआ ये बातें अपनी फैमिली को बताता है, इसीलिए उसकी फैमिली जल्दी से उसके पास पे पहुंच जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग किसी कैंप के बारे में जिक्र कर रहे थे और हमारे आसपास कोई कैंप है, इसीलिए हमें उस कैंप को ढूंढना चाहिए। लेकिन फ्रांसिस अभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। आयरिस बोलती है कि अगर वैन खराब हो चुकी है तो हम एक ही ठीक कर सकते हैं और यहाँ से उस कैंप में जा सकते हैं। फ्रांसिस बोलता है कि इस जगह पे हम खुश हैं, हमारे पास पे खाना और पानी दोनों हैं। अगर हम किसी कैंप में जाते हैं तो वहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह हमें रखा जाएगा, इससे अच्छी जगह तो यही पे है। हम डर डर के जरूर जिएंगे, लेकिन कम से कम खुश तो रहेंगे। और फ्रांसिस साफ साफ कहीं भी जाने से मना कर देता है। जब फ्रांसिस काम कर रहा था तब उसके पास में उसका बेटा जोशुआ आ जाता है। जोशुआ ये बोलने लग जाता है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो उसका पिता बोलता है जी तुम बहुत छोटे हो, गाड़ी के अंदर तुम्हारी और तुम्हारे भाई की जान जाते जाते बची थी, इसलिए जो भी काम होगा मैं ही करूंगा। लेकिन जोशुआ बोलता है कि हमें कुछ तो करना ही होगा। तो उसका पिता बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ आओ, और उसका पिता उसे खेतों में लेके आता है और उसे बंदूक देता है। वो कहता है कि यहाँ आज से काफी साल पहले जंगल राज था, लोग एक दूसरे को मारते थे, और वो अपने बेटे को बंद देके बोलता है कि चलो इस बॉटल को गोली मारो, ऐसा सोचो कि ये एक इंसान है। लेकिन जोशुआ ऐसा नहीं कर पाता, तो फ्रांसिस अपने बेटे के ऊपर भड़कता है। इससे में ये तो पता चल ही जाता है कि फ्रांसिस अपने बेटे के साथ में अजीब व्यवहार इसलिए कर रहा है क्योंकि फ्रांसिस के साथ में भी उसके पिता ने ऐसा ही व्यवहार किया था। गोली की आवाज सुनकर यहाँ पे आयरिस और लूकस ये दोनों भी आ जाते हैं। आयरिस फ्रांसिस को समझाती है कि लोगों को मारना इतना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारा बचना जरूरी है। लेकिन फ्रांसिस यहाँ पे किसी की आवाज को नहीं सुनता। अब वॉल्यूम का शोर सुन के यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी थे वो आ जाते हैं, जो बहुत सारे थे, और वो सभी के सभी इनके पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए इन सभी को घर की तरफ भागना पड़ता है। तो ये लोग घर के अंदर जाके सभी दरवाजे बंद कर देते हैं और वहीं पे छुपे रहते हैं। रात हो जाती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सभी ज़ॉम्बी दरवाजे के आगे खड़े थे और एक एक करके खिड़कियों को तोड़ना भी शुरू कर देते हैं। यानी कि ये सारे ज़ॉम्बी अब इनके घर में आ जाएंगे। तभी सड़क पर एक गाड़ी आती है जो अपना हॉर्न बजाती है। इन सारे ज़ॉम्बी का ध्यान भटक जाता है और ये सारे ज़ॉम्बी उस गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं और वो गाड़ी यहाँ से चली जाती है। और इस तरह से फ्रांसिस, आयरिश इनकी फैमिली बच पाती है। फ्रांसिस को पता चल जाता है कि जिस इंसान ने हमारी जान बचाई है वो इंसान नदी के किनारे में बैठा है, इसीलिए फ्रांसिस उससे बात करने के लिए चला जाता है। और वो पता चलता है कि ये फ्रांसिस का छोटा भाई है जिसका डिएगो नाम है। डिएगो बोलने लग जाता है कि बचपन में हम इसी जगह पे आके मछली पकड़ा करते थे, तुमसे एक भी मछली पकड़ी नहीं जाती थी। फ्रांसिस पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। डिएगो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा था, दरअसल मैं एक कैंप में जा रहा था और मैंने सोचा कि मैं जाते जाते पेरेंट्स से मिल लूं, क्या हमारे मम्मी पापा जिंदा हैं। तो फ्रांसिस बोलता है कि नहीं, वो दोनों तो मारे जा चुके हैं। तो डिएगो बढ़ने लग जाता है कि एक काम करो, तुम हमारे साथ में चल पड़ो, हम सभी वहाँ कैंप में रह सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन फ्रांसिस बोलता है कि नहीं, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा और मैं इसी घर में रहूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा घर मेरा है और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे घर में आओ, इसीलिए तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो डिएगो बोलता है कि हाँ मैं चला जाऊंगा, और तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो तो इस मैप को ले लो, क्योंकि ये मैप तुम्हें कैंप तक ले जाएगा। लेकिन फ्रांसिस तो किसी की नहीं सुनता, वो अपने भाई की तरफ गन पॉइंट कर देता है। तब उसका भाई डिएगो गाड़ी को लेता है और यहाँ से निकल जाता है और फ्रांसिस भी घर पे आ जाता है और अपनी पत्नी आयरिश को बोलने लग जाता है कि जब तक मैं पहुंचा तब तक ज़ॉम्बी ने मेरे भाई को काट लिया था, उसका बस मुझे एक जैकेट मिला है। यानी कि वो अपनी पत्नी से झूठ बोल रहा है। और इनके दादा छोटे बेटे को देखते हैं जिसका लूकस नाम है, वो उसी बेसमेंट में आ जाता है जिसमें जनरेटर रखा हुआ था। वो यहाँ पे एक ज़ॉम्बी को देख लेता है, ये ज़ॉम्बी बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। तभी यहाँ पे लूकस की मॉम भी आ जाती है जो कहती है कि इस ज़ॉम्बी से डरने की जरूरत नहीं है, ये ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकते क्योंकि हमने सारी खिड़कियों को बंद करके रखा हुआ है और ये ज़ॉम्बी थोड़ी सी देर बाद भूख से भी मर जाएगा। जब ये ज़ॉम्बी यहाँ से जाने लग जाता है तब फ्रांसिस इस ज़ॉम्बी का पीछा करता है और वो इस ज़ॉम्बी को एक जगह पकड़ लेता है। ये ज़ॉम्बी बोलने लग जाता है नहीं प्लीज मुझे मार दो। तब फ्रांसिस इस ज़ॉम्बी के ऊपर दया नहीं करता और उसकी गर्दन को काट देता है। वो फ्रांसिस चिल्लाता हुआ अपने घर पे भागता है और अपनी फैमिली को ये बताने लग जाता है कि मैंने बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी को देखा था और मैं उनसे डर के भी आया हूँ। वो ज़ॉम्बी हमारे घर की तरफ ही बढ़ रहे थे, इसीलिए अब हमें घर में ही रहना होगा और सभी खिड़की और दरवाजों को बंद करना होगा।
इसीलिए वो खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है और अगले 2 हफ्ते तक ये लोग घर के अंदर ही पड़े रहते हैं। जब फ्रांसिस अपने कमरे में था तब उस कमरे में जोशुआ पहुंच जाता है। जोशुआ यहाँ पे उस मैप को देख लेता है, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। और जब ये सभी लोग डिनर कर रहे थे तब फ्रांसिस बोलने लग जाता है कि अभी सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन हम क्रिसमस को अभी सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए तुम लोगों की कोई विश है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो दोनों बच्चे अपनी अपनी विश बता देते हैं। जोशुआ बोलता है कि मुझे मैप चाहिए जो आपके पास में है ताकि हम कैंप तक जा सकें। अब ये बात आयरिस को भी पता चल जाती है कि फ्रांसिस के पास में एक मैप है और फ्रांसिस ने हमसे झूठ बोला है। तो फ्रांसिस बोलने लग जाता है कि झूठ तो तुमने भी हमसे बोला है, तुम दोनों बच्चों को छोड़ के जाने वाली थी और तुम ये सच्चाई दोनों बच्चों को क्यों नहीं बता रही। तो आयरिस बोलने लग जाती है कि हाँ मैं छोड़ के जाने वाली थी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ में एक भी पल नहीं रुकना, क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रहा। फ्रांसिस ये भी बोलता है कि आयरिस तुम किसी और इंसान के लिए इन बच्चों को छोड़ के जा रही थी। आयरिस बोलते है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझे बस मैप दे दो ताकि मैं अपने दोनों बच्चों को भी साथ ले जा सकूं। लेकिन फ्रांसिस ऐसा नहीं करता और वो उस मैप को जला देता है। अब फ्रांसिस को ये पता चल जाता है कि ये लोग कभी भी दिल को छोड़ के जा सकते हैं, और उसी वजह से वो घर के दरवाजे के ऊपर एक लकड़ी का फट्टा लगा देता है और उसे जंजीरों से बांध देता है ताकि कोई भी घर का फैमिली मेंबर इस घर को छोड़ के ना जा सके। बाकी लोग भी ये सब देख लेते हैं। वो फ्रांसिस से पूछते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो फ्रांसिस बोलता है कि बाहर खतरा है और हम सभी को यहीं पे रहना होगा। तो सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि फ्रांसिस का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है और हमें यहाँ से किसी तरह निकलना ही होगा। तभी दरवाजे पे नॉक होती है। फ्रांसिस पूछने लग जाता है कि तुम कौन हो। दरवाजे पे जो इंसान है वो बोलने लग जाता है कि मैं एक सिपाही हूँ और मुझे चोट लगी हुई है, मुझे किसी भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, प्लीज हमारे लिए दरवाजा खोल दो। लेकिन फ्रांसिस उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन जो उसके बाकी फैमिली मेंबर है वो दरवाजे को खोल देते हैं और इस सिपाही को घर के अंदर लेके आते हैं। ये सिपाही बोलने लग जाता है कि मुझे किसी भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। वो बताता है कि मैं एक कैंप से आया हूँ और हम किसी दूसरी जगह पे खाने पीने का सामान लाने के लिए जा रहे थे। तभी ज़ॉम्बी ने हमारे टीम के ऊपर हमला कर दिया और मैं ही बचा। और मुझे रास्ते में एक इंसान नजर आया जिसने मेरी मदद की। उसने मुझे ये कहा कि तू इसी रास्ते से चलते हो जब तक कि एक घर न आ जाए। और जब तक घर आया तब तक मैं यहाँ तक पहुंच गया। तो आयरिस को पता चल जाता कि इस सोल्जर की जिसने मदद की थी वो दूसरा कोई नहीं, खुद एम्परर डिएगो था। और वो फ्रांसिस को बोलते कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई कि डिएगो मारा जा चुका है। और ये लोग इस सोल्जर को आज रात यहीं पे रखने का फैसला करते हैं। रात को यहाँ पे जोशुआ अपनी मॉम को बोलता है कि मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। जो मेरा छोटा भाई लूकस है, आप बस उसका ख्याल रखना, उसे कहना कि वो बहुत ज्यादा बहादुर है। हालांकि आयरिस अपने बेटे को समझाती है कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम कहीं ना कहीं भटक जाओगी। लेकिन अब जोशुआ किसी की नहीं सुनता और वो रात होते ही घर से बाहर निकल जाता है। सुबह तक वो सोल्जर भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और जब फ्रांसिस उठता है तो उसे पता चल जाता है कि घर का एक फैमिली मेंबर जोशुआ घर को छोड़ के जा चुका है। उस वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सबसे पहले उसी सोल्जर को मारता है और फिर अपनी पत्नी और अपने बेटे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और उन दोनों को बेहोश करके वो उस जगह छुपा देता है जहाँ पे बेसमेंट है और इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी नहीं। बाहर जो फ्रांसिस है वो एक कुत्ते को मार के लेके आता है और वो उसी बेसमेंट में जाता है और उन्हें बोलता है कि अगर तुम लोगों को भूख लगी है तो तुम खाना खा सकते हो। लेकिन आयरिस यहाँ पे उसके ऊपर ही हमला करने की कोशिश करती है। वो एक चाकू को छुपा लेती है, लेकिन फ्रांसिस उसकी बात को समझ जाता है और इस दरवाजे को लॉक कर देता है और अब ये दोनों फिर से अंदर फंस जाते हैं। आयरिस यहाँ की खिड़कियों को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि वो खुद को और लूकस को बचा के ले जा सके, लेकिन इस काम में भी वो नाकाम रहती है। लूकस अपनी मॉम को बोलता है कि क्या मुझे झूठ बोलना चाहिए अगर हमारी जान बच पाती है। तो उसकी मॉम हाँ में जवाब देती है। इसीलिए लूकस चिल्लाने लग जाता है और उसका पिता भागता हुआ लूकस के पास में पहुंच जाता है और वो लूकस को संभालता है। तब तो पीछे से आके आयरिस फ्रांसिस के ऊपर हमला कर देती है और वो अपने बेटे लूकस को लेकर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं, बाहर इन लोगों को एम्परर डिएगो नजर आ जाता है जो कि एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है और वो इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, यानी आयरिस के ऊपर और लूकस के ऊपर। ये दोनों बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे और डिएगो यहाँ पे लूकस को भी खाने ही वाला था। तो भी फ्रांसिस किसी तरह आ जाता है और वो डिएगो के ऊपर हमला कर देता है और अपनी फैमिली की फिर से जान बचाता है और डिएगो वो किसी तरह खत्म कर देता है। लेकिन जो इनका बेटा लूकस था उसको उस ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसीलिए इन लोगों को पता चल जाता है कि अब लूकस भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। इसीलिए आयरिस फ्रांसिस को बोलती है कि हमें लूकस को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, प्लीज मेरी मदद कर दो। लेकिन फ्रांसिस फिर भी मदद नहीं करता। तब यहाँ पे आयरिस अकेली अपने बेटे लूकस की मदद करती है। वो उसके हाथ पे एक रस्सी को बांध देती है
एक बहुत बड़े चाकू की मदद से उसके हाथ को काटने लग जाती है ताकि ज़ॉम्बी का इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में ना फैल सके, और अपने बेटे के हाथ पे पट्टी बांध देती है। और फ्रांसिस दूर बैठा बैठा ये सब देख रहा था। आयरिस यहाँ पे फ्रांसिस को बोलती है कि हमें खून की जरूरत है, प्लीज गाड़ी को ले आओ। इसीलिए फ्रांसिस यहाँ से गाड़ी को लाने के लिए चला जाता है, जो कि ब्रेस के ऊपर खड़ी है। और जैसे वो बेस पे पहुंचता है उसे उसका बेटा जोशुआ मिल जाता है। जोशुआ के हाथ में गन थी और जोशुआ बिना सोचे ही अपने पिता के ऊपर गोली चला देता है, जिससे उसके पिता की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और जोशुआ अपने पिता की लाश के ऊपर बैठकर रोने लग जाता है। अब जोशुआ गाड़ी को लेता है और यहाँ से घर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसे अपनी मॉम और अपने छोटे भाई की जान बचानी थी। और इसी के साथ में ये हॉरर मूवी यहीं पे पूरी हो जाती है।